हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। ये एक है आपका चैप्टर कंपनियों का समापन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आता है। तो ये बीएड एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी और जो आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं उनसे रिलेटेड जो है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसमें आप बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, 2 प्लेलिस्ट हैं, एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है और एक आपके प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। तो ये वाले मैं चैप्टर वाइज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है व्यूवर्स, और बाकी आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एग्ज़ाम हैं ही 22 जुलाई से, और 2 में से आपको एक कोर्स चूज़ करना है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको एडवांस में। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पेपर दें, बहुत अच्छे आपके मार्क्स हैं। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि कंपनी का समापन होता है। तो ऑप्शन सी सही है कि वैधानिक अस्तित्व समान होने से। ठीक है, वैधानिक अस्तित्व समाप्त होने से। न्यायालय द्वारा समापन हेतु आवश्यक है, तो वो है आपका विशेष प्रस्ताव। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा समापन संभव है। ऑप्शन ए सही है कि कंपनी ने वैधानिक सभा ना बुलाई हो। समामेलन के बाद व्यवसाय प्रारंभ करना अनिवार्य है, तो ऑप्शन सी 1 वर्ष के भीतर। न्यायालय से समापन का आदेश प्राप्त होने पर इसकी सूचना देना आवश्यक है। किसको? रजिस्ट्रार को। सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन करने पर संचालकों द्वारा की जाने वाली घोषणा है, तो ऑप्शन बी सही है कि शोधन क्षमता की घोषणा। ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन की स्थिति में मान्य निस्तारक होता है, वो होता है ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त। न्यायालय द्वारा समापन की स्थिति में ऋणदाताओं की सभा बुलाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही है कि समापन तिथि के 2 माह में। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा प्रिंट साफ आ जाए। चलिए अब देखिए प्रिंट साफ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कंपनी के समापन पर स्थिति विवरण के साथ संलग्न सूचियों की संख्या है, वो होती है 8। बकाया मांगों को प्रकट किया जाता है सूची ए में। विशिष्ट रूप से गिरवी रखी गई संपत्तियों की सूची है, तो वो होती है सूची बी। चल प्रभार से सुरक्षित लेनदारों की सूची है, वो होती है सूची डी। संदिग्ध दायित्व हैं, तो वो एक असुरक्षित लेनदार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में पूर्वाधिकार लेनदार है, वो है आयकर। कंपनी का समापन 31 मार्च 2014 को हुआ। निम्नलिखित में पूर्वाधिकार लेनदार है, तो वो होगा आपका आयकर वर्ष 2013 500 रुपये। ठीक है, बकाया मांगों की वसूल ना होने योग्य राशि प्रकट होगी, तो वो होगी सूची जी में। सुरक्षित लेनदार 15,000 रुपये, रहन रखी गई संपत्ति की वसूली योग्य मूल्य 20,000 रुपये, तो आधिक्य प्रकट होगा यानी सरप्लस, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति की वसूली योग्य मूल्य में जुड़ेगा। लेनदार 8,000 रुपये, रहन रखी गई संपत्ति का मूल्य 6,000 रुपये, तो अंतर होगा असुरक्षित लेनदार। भुनाए गए बिलों में से दायित्व योग्य बिल 2,000 रुपये, तो यह मद शामिल होगी, तो ये होगी असुरक्षित लेनदार सूची ई में।
निम्नलिखित सूचनाओं से पूर्वाधिकार लेनदार ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। व्यापारिक लेनदार 10,000 रुपये, ऋण पत्र 50,000 रुपये, आयकर गत वर्ष का 2,000 रुपये, कर्मचारी का 1 माह का वेतन 2,700 रुपये और प्रबंध संचालक का वेतन 7,000 रुपये, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि 4,700 रुपये पूर्वाधिकार लेनदार होंगे। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 2 कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति 2,000 रुपये, पेंशन कोष में अंशदान 5,000 रुपये, अन्वेषण व्यय 700 रुपये, एक कर्मचारी का 6 माह का वेतन 12,000 रुपये, बिलों पर दायित्व 7,000 रुपये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15,700 रुपये। ठीक है, पूर्वाधिकार लेनदार ज्ञात कीजिए। समापन तिथि 31 दिसंबर 2013 और प्रबंध संचालक का वेतन है आपका, यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसकी जो सैलरी है 6 महीने की वो है 24,000 रुपये। कर्मचारियों का 1 माह का वेतन 16,000 रुपये। आयकर दायित्व वर्ष 2011 में 5,000 रुपये और मार्च 2012 में निर्धारित है। वर्ष 2012 में 1,500 रुपये और मार्च 2013 में निर्धारित है, और वर्ष 2013 में 2,500 रुपये। ठीक है, ऋण पत्र और डिवेंचर्स हैं 1 लाख रुपये के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20,000 रुपये। ठीक है, न्यूनतम खाता कितनी अवधि के व्यवहारों को शामिल करता है? तो वो कम से कम 3 वर्ष। निम्नलिखित में न्यूनतम बढ़ाने वाली मद है, तो वो है एक व्यापारिक हानि। निम्नलिखित में आधिक्य में कमी करने वाली मद है, तो देखिए तीनों ही हैं, लाभांश और बोनस, गैर व्यापारिक हानि और भूमि व भवन के मूल्य में कमी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निस्तारक द्वारा सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है, तो वो वैधानिक खर्चों का किया जाता है। निस्तारक के हिसाब के विवरण में संपत्तियों का मूल्य प्रकट किया जाता है, तो वो वसूली मूल्य पर। सुरक्षित लेनदारों के पास 10,000 रुपये के ऋण के बदले 15,000 रुपये मूल्य की संपत्ति रखी गई है। संपत्ति विक्रय से 13,000 रुपये मिले। ठीक है, तो हिसाब के विवरण में प्रकट होंगे, तो इसका सही आंसर होगा। देखिए ये मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल शायद ये कंप्लीट नहीं दिखाई दिया होगा, ये है आपके 13,000 रुपये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निस्तारक को हिसाब का विवरण तैयार करना पड़ता है, तो उसको प्रत्येक 6 माह में तैयार करना पड़ता है। ठीक है, निर्धारित अवधि के अंत में निस्तारक विवरण प्रस्तुत करता है यदि समापन न्यायालय द्वारा किया गया हो। वो ऑप्शन बी सही है, न्यायालय के समक्ष। ऐच्छिक समापन की स्थिति में निस्तारक हिसाब का विवरण प्रस्तुत करता है, ऑप्शन सी कंपनी को। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भुगतान होगा, तो वो होता है वैधानिक व्यय का। ठीक है, धनदाता जो कंट्रीब्यूटर होते हैं तो वो कहे जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही है, अदत्त राशि तक अंशधारी। बकाया मांग से वसूली दिखाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही है कि निस्तारक के हिसाब विवरण पत्र के प्राप्ति पक्ष में। पूर्वाधिकार लेनदारों का भुगतान होगा, तो वो होगा ऋण पत्रों से पूर्व। अंतर नियमों में व्यवस्था न होने पर समस्त भुगतानों के बाद शेष बची राशि को बांटा जाएगा, तो वो समता अंशधारियों में बांटा जाएगा। ठीक है, निस्तारक को सुरक्षित लेनदारों के पास रखी गई 20,000 रुपये, मूल्य की संपत्ति का आधिक्य 5,000 रुपये प्राप्त हुआ। निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना हेतु सम्मिलित राशि होगी, तो वो होगी 5,000 रुपये। ठीक है, तो वो होगी आपकी 5,000 रुपये। ठीक है, चलिए
संपत्तियों से वसूली 30,000 रुपये, समापन व्यय 250 रुपये, पूर्वाधिकार लेनदार 5,000 रुपये, निस्तारक को वसूल राशि पर 2% कमीशन देना तय हुआ, तो कमीशन की राशि कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 600 रुपये। ठीक है। उपयुक्त प्रश्न 38 में यदि असुरक्षित लेनदारों को वितरित राशि पर 1% पारिश्रमिक तय हो और असुरक्षित लेनदार 30,000 रुपये के हों तो पारिश्रमिक होगा, तो वो होगा 245 रुपये। ठीक है। संपत्तियों से वसूली 3 लाख रुपये, अंशधारियों से बकाया मांग की वसूली 50,000 रुपये, निस्तारक का पारिश्रमिक 4% तय हुआ, तो पारिश्रमिक की राशि होगी तो वो होगी 12,000 रुपये। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उपयुक्त प्रश्न 40 में असुरक्षित लेनदारों को चुकाई गई राशि पर पारिश्रमिक होगा यदि समापन व्यय 10,000 रुपये, पूर्वाधिकार लेनदार 20,000 रुपये और असुरक्षित लेनदार 2 लाख रुपये हैं और पारिश्रमिक की दर जो है वो 2% हो, तो आंसर क्या होगा आपका? तो वो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 4,000 रुपये। चलिए दिया गया फिर से एक न्यूमेरिकल है। कैश हो गए 5,000 रुपये, संपत्तियों से वसूली 3,95,000 रुपये, समापन व्यय 3,000 रुपये, पूर्वाधिकार लेनदार 30,000 रुपये, असुरक्षित लेनदार 2 लाख रुपये, ऋण पत्र 2,50,000 रुपये, ऋण पत्रों पर ब्याज 20,000 रुपये, पारिश्रमिक की दर वसूल राशि पर 3% और असुरक्षित लेनदारों पर 2%, तो निस्तारक का पारिश्रमिक होगा, तो देखिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी 14,255 रुपये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट होगा कि उपयुक्त प्रश्न 42 के अनुसार असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि है ना होगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर सी 82,745 रुपये। उपयुक्त प्रश्न 42 के अनुसार ऋण पत्रधारियों को भुगतान होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी पूर्वाधिकार लेनदारों के बाद। उपयुक्त प्रश्न 42 में पूर्वाधिकार लेनदारों के भुगतान पर पारिश्रमिक होगा, तो वो होगा ऑप्शन ए 600 रुपये। चलिए फिर से इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि संपत्तियों से वसूली 2,50,000 रुपये, पूर्णदत्त 6%। ठीक है। संचय पूर्वाधिकार अंश पूंजी 1 लाख, 10 रुपये वाले अंशों में विभाजित है ये। ठीक है। और 20,000 10 रुपये वाले इक्विटी अंश जिन पर 7 रुपये प्रदत्त हैं, तो 15,000 10 रुपये वाले समता अंश जिन पर 8 रुपये प्रदत्त हैं, वसूली व्यय 15,000 रुपये, निस्तारक का पारिश्रमिक 2,500 रुपये, असुरक्षित लेनदार 2 लाख रुपये, तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान होगा। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपये। ठीक है। उपयुक्त प्रश्न 46 में पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान हेतु अंशदान होगा, तो वो होगा समता अंशधारियों द्वारा। ठीक। उपयुक्त प्रश्न 46 में प्रथम श्रेणी के समता अंशधारी जिन पर 7 रुपये प्रदत्त हैं प्रति अंश अंशदान करेंगे, तो वो करेंगे 2 रुपये 36 पैसे। अधिमान अंशधारियों को लाभांश का चुकाना होगा, तो वो होगा देखिए नहीं चुकाना होगा, ये रा शब्द गलत है, ये है चुकाना नहीं होगा। ठीक है। समता दायित्वों का भुगतान करने के बाद आधिक्य 36,000 रुपये। ठीक। और समता अंश पूंजी 1,000 अंश प्रत्येक 100 रुपये का, तो 100 अंशधारियों ने अंतिम भाग 20 रुपये का भुगतान नहीं किया, तो अंशधारियों में प्रति अंश लौटाई गई राशि होगी, तो वो होगी आपके 40 रुपये। ठीक है। कंपनी की अंश पूंजी 10 रुपये वाले पूर्णदत्त 20,000 अंश, 10 रुपये वाले 8 रुपये प्रदत्त 20,000 अंश, 10 रुपये वाले 20,000 पूर्ण
प्रदत्त 6% अधिमान अंश, 5 रुपये वाले 3 रुपये वाले प्रदत्त 20,000 अंश, समता दायित्वों के बाद उपलब्ध नकद शेष 2,32,000 रुपये। अधिमान अंशों पर 1 वर्ष से लाभांश बकाया है जिसे भुगतान का पूर्वाधिकार है, तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन बी 2,12,000 रुपये। ठीक, अंशधारियों जो कि समता है को अंकित मूल्य पर हानि होगी, वो होगी 80%। ठीक, किस श्रेणी के समता अंशधारी द्वारा कितनी राशि निस्तारक को चुकाई जाएगी? ऑप्शन ए कि तृतीय श्रेणी 1 रुपये प्रति अंश। किसी श्रेणी के समता अंशधारियों को कितना भुगतान होगा, तो वो होगा ऑप्शन बी की प्रथम श्रेणी 2 रुपये प्रति अंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 55 है, नियम कि धनदाता का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो कंपनी के समापन के समय कंपनी को धन देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और परिणाम है कि पूर्ण प्रदत्त अंशों के धारक भी इस श्रेणी में शामिल हैं। तो निम्न में क्या जो है उचित है, तो ऑप्शन डी सही है कि नियम तो सत्य है और परिणाम कुछ परिस्थितियों में संभव है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एनटीए नेट में या पीजीटी टीजीटी में आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, बी सूची में शामिल धनदाता है, तो वो है भूतपूर्व सदस्य। बी सूची के धनदाता का आशय उन अंशधारियों से है चलिए अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, बी सूची के धनदाता का आशय उन अंशधारियों से है जो, तो ऑप्शन ए सही है कि समापन प्रारंभ होने के पूर्व 1 वर्ष के दौरान कंपनी से अलग हुए हैं। ठीक है, अ सूची के यानी कि ए सूची के धनदाता तथा बी सूची के धनदाता में अंतर है, तो वो ऑप्शन बी सही है कि बी श्रेणी के धनदाताओं का दायित्व गौण जबकि ए श्रेणी के धनदाताओं का दायित्व प्रमुख होता है। ठीक है, ए श्रेणी के धनदाताओं का दायित्व होता है, वो ऑप्शन सी सही है कि धारित अंशों पर अदत्त राशि तक। ठीक है, मोहन ने अपने अंशों को सितंबर 2012 को बेचा। इसके पास 1000 अंश हैं जिन पर 80 रुपये प्रदत्त हैं। कंपनी 1 जनवरी 2014 को समापन में हो गई। मोहन का दायित्व होगा यदि कंपनी पर 70,000 रुपये ऋण हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि वो उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, सुदर्शन ने अपने 500 अंश प्रति 100 रुपये और 70 रुपये प्रदत्त दिसंबर 2012 में बेचे। ठीक है, अनुराग ने ऐसे ही 300 अंश मई 15, 2013 को बेचे। रोहित के पास 1000 अंश 100 रुपये प्रति 70 रुपये प्रदत्त है, तो प्रत्येक का दायित्व होगा यदि 1 जनवरी 2014 को कंपनी समापन में हो गई हो, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सुदर्शन नील, अनुराग 9,000 रुपये और रोहित 30,000 रुपये। ठीक है, बी श्रेणी के 1 से अधिक धनदाता उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन सी सही है कि सदस्यता की समाप्ति पर धारित अंशों के अनुपात में। चलिए 63 है दिया गया है। फिर आपको इसमें बी श्रेणी के धनदाता, अब इसमें देखिए क्या क्या कैटेगरी दी है। एक तो नाम दे रखा है, सचिन के पास धारित अंश है 1000, ऋषि के पास में है 2000, अनिरुद्ध के पास में है 3000। ठीक है, ट्रांसफ़र डेट है 31 जुलाई 2013, 15 अगस्त 2013 और 15 दिसंबर 2013। और ट्रांसफ़र डेट को जो दायित्व थे सचिन के थे 50,000, ऋषि के थे 60,000 और अनिरुद्ध के थे 70,000। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि अंशों पर अदत्त राशि 30 रुपये प्रति अंश
समापन तिथि जो मार्च है वो 2013 है, तो धनदाताओं का अधिकतम दायित्व होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 30,000 रुपये, 60,000 रुपये और 90,000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 63 के अनुसार 31 जुलाई 2013 को प्रत्येक धनदाता का क्रमशः उत्तरदायित्व होगा, तो वो होगा ऑप्शन सी, 8,333 रुपये, 16,667 रुपये और 25,000 रुपये। प्रश्न 67 के अनुसार 15 अगस्त 2013 को प्रत्येक का दायित्व होगा, तो इसमें भी ऑप्शन सी सही है, वो होगा नील, फिर होगा 4,000 रुपये और फिर होगा 6,000 रुपये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न 63 के अनुसार दिसंबर 15 यानी कि 15 दिसंबर 2013 को दायित्व किसे वहन करना होगा, तो वो होगा केवल अनिरुद्ध को, और वो भी 10,000 रुपये का। ठीक है व्यूअर्स, तो ये टीजीटी पीजीटी और आपका बीएड एंट्रेंस और आपके एनटीए नेट के लिए जो है या असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, नहीं तो मैं ये आपको न्यूमेरिकल जो है बताता आपको सॉल्व करके किस तरीके से आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए कोई बात नहीं, अगर जब भी टाइम लगेगा तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल जो है ज़रूर बताऊँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।